पहलगाम का हमला एक चुनौती दी गई है कश्मीरियत को और कश्मीर के लोगों को। उनके वजूद पे सवाल उठाया गया है, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया गया है। मतलब जिस जोश के साथ पत्थर मारने आते थे, अब उस जोश के साथ क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे हैं प्रोटेस्ट करने। ये जो इनका जमावड़ा हो रहा है ना इकट्ठा, मतलब 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ, हम निंदा करते हैं, बट जब उन्हें कहें कि भाई जय हिंद बोल दो, हिंदुस्तान की जय बोल दो, तब तितर-बितर हो जाते हैं। We strongly condemn this terrible act that has been done day before yesterday, and we just want to say that terrorism doesn't have a particular religion, and we as common Kashmiris stand for peace. स्लीपर सेल हैं ISI के जो बैठे हुए हैं वहाँ, उन्हें गर्दनों से खींच के बाहर निकालें और सरकार को साथ। एक क्रिकेटर बयान दे रहा है, 8 लाख फौज वहाँ है। मैं उस बेवकूफ़ इंसान को ये बताना चाहता हूँ। और सर इस वाले अटैक में पहलगाम में जो हुआ है अभी, इसमें और पहले अटैक्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर बहुत टारगेटेड किलिंग है। रिलीजन पूछ के मारा गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इट इज़ नॉट अ रिलीजियस किलिंग? इट इज़ अ रिलीजियस। वॉट एवर सेड एंड डन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, बट ही सेड अ वेरी करेक्ट थिंग कि भाई ये कितना वेट करना पड़ेगा और क्या एक्शन लेने का पॉसिबिलिटीज़ हैं? जब शिकार करना होता है ना शिकारी ने, यार सीधी सी बात है, 10 दिन का तेल है इनके पास, राशन 1 महीने का है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी उनकी दिन की कमाई $4 या तकरीबन 300 इंडियन रुपीस के लगभग है। और मुल्ला मुनीर ने एक प्लांट डाल देना, भाई अब यहाँ पे टॉयलेट पेपर बनेगा, पानी नहीं है तो टॉयलेट पेपर से काम चलेगा। तो भी रहा है तो बंकर या अंडरग्राउंड सो रहा है, क्योंकि जैसे हमें पता लगा कि ही इज कम अबव ग्राउंड और कहाँ पे रुका हुआ है, बस चुपचाप से एक मिसाइल आएगी, दैट्स इट। मेरी तो एक ही दरख्वास्त होगी, खासकर जो पाकिस्तानी अवाम के लोगों को की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आजकल आई थिंक हम सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ है कि जो पहलगाम में हुआ है वो अटैक, जिसमें 28 लोगों को मारा गया है, वो भी रिलीजन पूछ के, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? क्या खाली बयान आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, या कुछ एक्शन भी हो रहा है? एक्शन अगर होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारे सपोर्ट में कौन कौन है, हमारे अगेंस्ट कौन है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये कब होगा? आज हम इन सब चीज़ों का जवाब जानेंगे मेजर समरपाल सिंह तोड़ से, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट हैं और एडवांस्ड वेपन्स में जैसे कि ड्रोन्स हैं, उन सब चीज़ों में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। उनके हम व्यू पॉइंट जानेंगे, टेक्नोलॉजी कैसे वॉर में हेल्प कर सकती है, किसकी कितनी टेक्नोलॉजी है, और आई थिंक काफ़ी जियोपॉलिटिकल चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो ट्यून इन टू द चैनल, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आई हैं कि हम ऐसा कोई पॉडकास्ट करें जिनमें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल पाए वॉर के बारे में। तो ज़रूर ये पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, ताकि आप ऐसा कंटेंट मिस ना करें फ्यूचर में भी। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो ट्यून इन। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। जय हिंद आदित्य। जय हिंद सर, मैं ठीक हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप आज आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मेरे दिमाग में भी और बाकी सब ऑडियंस है उनके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही है। जो लेटेस्ट एक्टिविटी है, जो हुआ है, एक एक्ट सबके दिमाग में ऐसा है कि यार हमारे घर में घुसकर किसी ने ऐसा कर दिया, धर्म पूछ के, नाम पूछ के। और आई थिंक जो फ्लो चल रहा था कश्मीर को लेके लोगों के दिमाग में कि अब सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक हो गया है। लोगों को डर भी है और लोगों को गुस्सा भी है कि अब हम क्या करेंगे, जब हम बोलते हैं कि हमने टेररिज्म पे काफ़ी हद तक पकड़ अपनी बना ली है और एलिमिनेट करने के क्लोज हैं हम उसको, ऐसी एक्टिविटी हो जाए। और जितने पॉलिटिकल भी हम बयान देख रहे हैं अपनी लीडरशिप से, उसमें लगता है कुछ होने वाला है। तो उसी चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे आज कि क्या इंडिया कर रहा है, क्या इंडिया कर सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सब चीज़ों की। तो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। हम उसी के अराउंड बात करेंगे। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आपका रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार सुना कि पहलगाम में ऐसे अटैक किया गया है जहाँ पर 26 to 28 लोगों को मारा है, और
आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोकल लोग भी इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान का तो डेफिनेटली पूरा ये बनाया ही गया था, पूरा उन्होंने ही प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। तो आपका क्या रिएक्शन था पहली बार? पहली बार तो हो नहीं रहा है ये। मैं जब 11th क्लास में था तो जम्मू में एक जगह है कालूचक, तो वहाँ पे हमला किया था आतंकवादियों ने जब वो हिमाचल प्रदेश की स्टेट रोडवेज बस में चढ़ गए थे। और वो सुबह सुबह 5 सवा 5 बजे उन्होंने एक मिलिट्री गैरिसन पे फायर खोला था 3 फिदाइन आतंकवादियों ने। और उस दौरान 36 फैमिली मेंबर मारे गए थे, सर्विंग मिलिट्री पर्सनल के। तो उन्होंने टारगेट ही लिविंग क्वार्टर्स किए थे हमारे फौजियों की फैमिलीज़ को लेके। मतलब मुझे नहीं पता वो फैमिलीज़ आज किस हालत में हैं, कैसी हैं, बट इट वाज अ शॉक। उसके बाद सभी मिलिट्री रेजिडेंशियल एरियाज एंड कंटोनमेंट्स वर फोर्टिफाइड। पहले यूजुअली एक नॉर्मल बार्ब्ड वायर्स होती थी, उस पर 2-3 बोतलें इकट्ठी होती थी लगी हुई कि इन केस कहीं पे है ना हरकत होती है तो वो बॉटल्स शुड हिट ईच अदर, तो अलार्म सिस्टम, ये हालत होती थी। अब वैसा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट हैज स्पेंट thousands of crores of rupees for the better infrastructure of perimeter securities. फिर then unfortunate thing happened was the पुलवामा incident. ऐसा नहीं है कि ये मतलब the only issue is that all were fatal casualty. The whole bus blew up. There's nothing left. वरना ऐसे मतलब पहले भी आईईडी ब्लास्ट होते थे जो हमारी कॉन्वेज जाती थी श्रीनगर या कुछ, तो लिमिटेशंस होता है बिकॉज देखें पहाड़ी इलाका है एंड माउंटेन्स ईट अप मैन। तो देखें आप खुद का एग्जांपल ले लें कि आप घर में जितना मर्जी सुरक्षित आप अपने घर को कर ले, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कुछ इंट्रूजन तो हो ही जाता है। मतलब आप छुट्टी जाते हैं एंड डिस्पाइट टेलिंग योर नेबर एंड पीपल अराउंड दैट यू नो टेक केयर, कुछ ना कुछ हरकतें हो ही जाती हैं एंड लेटर ऑन यू फाइंड आउट कि शायद अपने नोन किसी से खबर बाहर निकली थी या कुछ ये हो गया। तो यू सी कश्मीर एक ऐसा एक दौर था जब अर्ली मिड 80s एंड अर्ली 90s में इन अलग अलग तंजीमों के आतंकवादियों को ना ग्रीट किया जाता था। वो जब आते थे ना गांव तो देवर वेलकम्ड लाइक यू नो हीरोज़। और मतलब कश्मीरी लोग उनको कंधों पे उठा के है ना मतलब ग्रैंड वेलकम दिया जाता था, ये हालत होती थी। मतलब मैं एक वाक़या बताता हूँ कि माई फादर सर्व्ड एज अ मतलब ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, ही रिटायर्ड एज अ कर्नल। तो ड्यूरिंग माई फादर्स यंगस्टर डेज यू नो मैं आपको 1991 की बात बता रहा हूँ कि माई फादर वर पोस्टेड एट अ प्लेस कॉल्ड नीमू। तो नीमू से ये ले आ रहे थे, तो रास्ते में एक मार्केट आती है, तो उधर मेरे फादर ने एक दुकानदार को बोला कि भाई आप मुझे इतने किलो आलू दे दो, इतने किलो टमाटर दे दो। तो वो जो दुकानदार था वो मेरे फादर को आलू पे उंगली रख के कहता, अरे अंधे हो क्या, ये टमाटर है, ये आलू थोड़ना है। एंड फिर वो टमाटरों पे पॉइंट करके कहते ये आलू है। कहते तुम्हें सब्जियां भी नहीं पता है, अब ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो माय फादर इन अ वे थॉट कि सरकाज़म या मजाक कर रहा है, तो ही इन्वर्टेड दैट इक्वेशन। ही पॉइंटेड आउट आलू के ऊपर से कि टमाटर दे दो, और टमाटर को पॉइंट करके आलू दे दो कि अब क्या करोगे। तो ही सेड कि मेरे पास ये सब्जियां हैं ही नहीं। सो यू नो दैट वाज द एटीट्यूड दैट दे हैड। और आई मीन देखें अगर आप यंग बॉर्न किड को है ना शुरू से बताते जाओ ना कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस, तो उसे लगता है वायलेंस इज़ अ रूटीन। तो जब वो बड़ा होकर वायलेंस करेगा ना तो उसे वो वायलेंस नहीं लगता, उसे
लगता है ये नॉर्मल है। इस टाइप का रेडिकलाइजेशन और आइडियोलॉजी इंस्टिल की गई थी मिड 80s एंड अर्ली 90s, और ये पूरी भड़ास 1971 वॉर में जो बांग्लादेश खोया है और जो 93,000 इनके सिपाहियों के, अफसरों के, है ना, हमने जो कपड़े, वी स्ट्रिप्ड देम ऑफ देयर क्लोथ्स एंड वहाँ पे ज़मीन पे लिटाया इन सबको, है ना, सर के पीछे हाथ करवाए इनके, और इन्हें बताया गया कि भैया इंडियन आर्मी ने तुम्हें बचाया है बाय गेटिंग लिंच्ड बाय द मॉब्स ऑफ बांग्लादेशीज। और आज इतना दुख होता है बांग्लादेश को देखते हुए कि मतलब ऑपरेशन सर्च लाइट में 5 लाख रेप्स, मे बी मोर, एंड फिर आई डोंट नो कि क्या लेजिटिमेसी है ऑफ दोज 5 लाख kids which were born later, and today you see the result, it's all radicalized, it's sad. तो सर जैसे आपने कश्मीर में बोला ऐसे था जहाँ पे कि नॉर्मल जो जनता है या यूथ है वो इतना रेडिकलाइज्ड था, अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अरे आप जाओ सड़कों पे, मतलब जिस जोश के साथ पत्थर मारने आते थे, अब उस जोश के साथ क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? वाई? इनके चाचा फूफा बैठे हैं ना परली पार, अब उनके पास फोन करें, गिड़गिड़ाएं, बोले। देखें, इट हैज टू बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकट्ठे अगर आवाज नहीं उठाओगे कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया चैनल जितने सारे गए हैं ना अभी बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक, मतलब लिटरली स्टेज्ड है ये जो इनका जमावड़ा हो रहा है ना इकट्ठा, मतलब 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ, हम निंदा करते हैं, बट जब उन्हें कहें कि भाई जय हिंद बोल दो, हिंदुस्तान की जय बोल दो, तब तितर बितर हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट सुन लो, कंडमनेशन वाली, उसमें कहता है हमारे यहाँ JNK में जो बाहर से लोग आए थे, भाई बाहर से कौन से लोग आए थे? हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग इंडियन स्टेट से जो टूरिस्ट आए थे, ये होता है स्टेटमेंट। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो बाहर के लोग आए थे, मतलब देखे, जब आप स्टेटमेंट सुने ना तो मैं तो बाल की खाल उधेड़ता हूँ, देखता हूँ। माइंडसेट हैज़ टू चेंज, इट हैज़ टू चेंज ओवरऑल A to Z। ऐसे आधा अधूरा काम नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारे इतने कश्मीरी दोस्त भी है मेरे जो कट्टर पेट्रियट्स हैं, जो कट्टर प्रो इंडिया हैं, एंड दे आर रेडी टू रिस्क देयर लाइव्स। JKP है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG देख लो आज की तारीख में, आई सी देम एट पार विद NSG। जिगरा चाहिए होता है मेन, एंड देन ऑब्वियसली योर ट्रेनिंग एंड टैक्टिक्स। तो सर जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लोग अगर इन्फिल्ट्रेशन को या इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, एक तो होता है कि हमारे मोहल्ले में या हमारी सिटी में कुछ एक 3-4%, 5% चोर आ गए हैं या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए रहते हैं, वो उन्हें अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं। अब ओवरग्राउंड वर्कर कौन किन्हें कहते हैं? अब जिस तरीके से कोई डॉक्टर हो गया, ही हैज़ एक्सेस टू पब्लिक, बट उसका माइंडसेट रेडिकलाइज्ड है, वो ओवरग्राउंड वर्कर हो गया। बिकॉज ही हैज़ एक्सेस टू पब्लिक, his work or job is such that he has access to public and government offices and everything, उठना बैठना है, but उसका mindset radicalized है, वो हो गया ओवरग्राउंड वर्कर।
कि हमें दिख भी रहा है पर हम वी नो इट बट स्टिल मतलब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो जहाँ पर इतनी बड़ी वही कि इतने सारे लोग अगर रेडिकलाइज्ड हैं एक स्टेट में, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? क्योंकि जैसे बोलते हैं कि यार तुम्हें इंटेलिजेंस अगर है भी तो 100 में से तुम 99 रोक लोगे, एक को तो नहीं रोक पाओगे। तो ऐसे में अगर पॉपुलेशन ही सपोर्ट कर रही है उनको, तो कैसे चलेगा? इट इज़ फॉर देम उन कि वो आपस में जो रोग एलिमेंट है उसे हटाए। इतने कश्मीरियों के पेट पे लात पड़ी है बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक। कौन अपने घर वालों को भूखा मारेगा? नोबडी वांट्स दैट। सब तरक्की चाहते हैं ना, सब चाहते हैं मेरे घर में अच्छा एसी हो, 24 घंटे लाइट रहे, है ना, मेरे घर का चूल्हा जलता रहे, है ना, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएं, है ना, अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिलें। अब पता नहीं अब चाहिए क्या। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहलगाम का हमला एक चुनौती दी गई है कश्मीरियत को और कश्मीर के लोगों को। उनके वजूद पे सवाल उठाया गया है, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया गया है ये हमला। अब कश्मीरियों पे है कि वो कैसे ये जो जासूस हैं आईएसआई के और ये जो स्लीपर सेल हैं आईएसआई के जो बैठे हुए हैं वहाँ, उन्हें गर्दनों से खींच खींच के बाहर निकालें और सरकार को सौंपें। और सर जो टेरेन है वहाँ का, जैसे बोलते हैं कि यार एक डिफ़िकल्टी वहाँ पर ऐसे ऑपरेशंस करने में या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ये भी आती है कि जो टेरेन है वो बड़ा एसिमेट्रिक है, कि कहीं पर पानी है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, तो तुम एज अ नॉर्मल बॉर्डर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। यार देखें, आप बताएं, आप घर पे सीसीटीवी हर रूम में हर कोने में लगाओगे क्या? नहीं ना। सर्टन गैप्स और ब्लाइंड स्पॉट्स भी होता है ना। तो एक्चुअल में भी तो यही होगा ना। अब वहाँ पे मतलब एक क्रिकेटर बयान दे रहा है, 8 लाख फौज वहाँ है। मैं उस बेवकूफ़ इंसान को ये बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि यदि 8 लाख फौज होती ना, अभी तक एक्शन भी हो जाता और हरकत भी हो जाती और पकड़े भी जाते और मारे भी जाते टेररिस्ट। 8 लाख फौज को संभालें, जनता को संभालें। आर्टिकल 370 का हटाने का एक ये भी मुद्दा था कि मिलिट्री को अब भेज दो वापस अलग अलग लोकेशंस पे, बहुत हो गया, लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ मैनेज। तो सेंट्रल मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री तो देख रहे थे एंड स्टेट मिनिस्ट्री। सेंटर में भी लिमिटेड रिसोर्सेज थी बट एडिक्वेट इनफ टू टेक केयर ऑफ द वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स कि ये मेन सिटीज हैं। टूरिस्ट सीजन तो अभी शुरू होना है बट इस साल फॉर द लास्ट 2 years आई बिलीव वेदर पैटर्न्स एक महीना अर्ली हो गए हैं, पहले हो गए हैं। सर्दी 1 महीना पहले आ गई, गर्मी 1 महीना पहले आ गई, तो पासेस भी तो मेल्ट हो रहे हैं ना। एंड आप आर्ट ऑफ वॉर किताब पढ़ेंगे ना सुन त्सू की, उसमें बोला है दैट इफ यू हैव टू इन्फिल्ट्रेट फ्रॉम अ गैप और अ लोकेशन विच इज मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज लीस्ट इनहैबिटेड बाय द एनिमी, आप उस रास्ते से अंदर इन्फिल्ट्रेट करें जहां पे सबसे मुश्किल इलाका हो। क्यों? क्योंकि दुश्मन की भी वहां पे तैनाती बहुत कम होगी या लिमिटेड होगी, क्योंकि एरिया मुश्किल है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। आप माउंटेन्स में ट्रैवल किए हो ना, गाड़ी में जब आप ट्रैवल करते हो ऐसे नहीं लगता कि अरे ये पहाड़ी तो इधर ही है, तो आप 2 मिनट में क्यों नहीं पहुंच जाते उस पहाड़ी के पास? भाई रोड जाओगे तो आपको लगता है ना 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, है ना, 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। वो बहुत दूर होती हैं माउंटेन्स, उनका आकार इतना बड़ा है कि
अगर मैं 5 किलोमीटर दूर भी बैठा हूँ ना और वहाँ पे बकरवाल घूम रहा है अपने भेड़ वगैरह लेके, मुझे ऐसे लगेगा कि बस छोटे छोटे डॉट्स हैं जो घूम रहे हैं वहाँ पहाड़ी पे, इतना फार डिस्टेंस होता है। अगर वहीं पे अगर आतंकवादी भी स्पॉट हो गए तो मैं अपनी स्मॉल आर्म के साथ फायर करूंगा, वो मेरी गोली पहुंचेगी नहीं वहां तक। वो 3-4 किलोमीटर दूर होता है, दिख रहा है हो रहा, पर वेपन सिस्टम है ही नहीं जो आप खड़े पैर अपने साथ, अब आप मोटर थोड़ा ना लेके चलोगे इतना भारी। मशीन गन भी एक हद तक कहीं पे टैक्टिकली लोकेटेड होती है, ये थोड़ा ना मशीन गन कंधों पे डाल के लेके जा रहे हो, वो तो टॉर्चर है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और सर इस वाले अटैक में पहलगाम में जो हुआ है अभी, इसमें और पहले अटैक्स में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो एक बहुत आई थिंक शेकिंग चीज़ जो लोगों को लगी है वो ये लगा है कि यार ऐसा नहीं कि नॉर्मल किसी सिटी में जैसे 26/11 हुआ बॉम्बे में या फिर ट्रेन ब्लास्ट्स हुए, वहाँ पर उन्होंने जाके सीधा गोलियाँ चलाई या लोगों को मारा। यहाँ पर बहुत टारगेटेड किलिंग है, इस वजह से भी थोड़ा आक्रोश ज़्यादा है कि यार तुम कैसे हमारे घर में आकर हमारा रिलीजन पूछ के, ठीक है, जहाँ पे कि इंडिया की मेजॉरिटी भी एक पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन, क्या तुम उनको टारगेट कर रहे हो? तो ये स्पेशली डर बैठाने की कोशिश है या फिर डिवाइड करने की कोशिश है? इसके पीछे एजेंडा क्या है जो ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है इस बार कि पूछ के मारा गया है? यही सवाल ना उन विधवाओं से या फिर वो अनाथ बच्चों से पूछना जिन्होंने अपने खोए हैं इस अटैक में। रिलीजन पूछ के ही मारा गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इट इज नॉट अ रिलीजियस किलिंग? इट इज अ रिलीजियस किलिंग। मैं सिख हूं, सिखिज्म क्यों बना रिलीजन? टू हैव आवर ओन आइडेंटिटी। हमें नहीं कन्वर्ट करना था इनटू दैट सर्टन रिलीजन, वी डिडंट वांट टू। हमने हथियार उठाए, आवाज उठाई, अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाई। वी आर सिक्स, वी आर वॉरियर्स। देखें, आई टेल यू, अब वो समय आ गया जब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जो कास्ट का चक्कर है ना, इसे भूल जाओ। कास्ट का कार्ड डुबा के रख देगा सबको। वॉट एवर सेड एंड डन, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, बट ही सेड अ वेरी करेक्ट थिंग कि भाई जातिवाद खत्म कर देगा पूरे देश को। तभी इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं। एक कहता है यार मुझे क्या लेना देना, एक कहता है यार मैं तो निचले वर्ग का हूं, मैं क्यों टेंशन लूं। भाई तुम पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म को दो ना प्रायोरिटी। तुमने अचार डालना है कास्टिज्म का, जब तुम्हारा मुल्क ही नहीं रहेगा तो ये सब का कोई मायने थोड़ा ना रखते हैं चीजें। देखिए, हाई टाइम वी एज वोटर्स एंड पब्लिक ऑफ इंडिया को अब जाग जाना चाहिए कि दुश्मन ये नहीं पूछ के मारेगा तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। उसे आना है और हिंदुस्तानी को मारना है, और टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ अदर्स, भारतीयों को मारना है। लोगों को लगता है ना कि भारत को हिंदुस्तान बोल दिया तो हिंदुओं का स्थान है, तो ये बड़ा मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। मतलब मैं तो प्राइड के साथ बोल सकता हूँ कि आई एम ए सिख बिकॉज, और मैं तो ये भी बोलता हूँ दावे के साथ कि यू नो वी हैव बीन द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर मदरलैंड इंडिया। अरे सबसे ज़्यादा हमने शहीदियाँ दी हैं 1947 में। पंजाब जो भी ट्रेन आ रही थी ना पाकिस्तान से, खून से सनी हुई आ रही थी। 90% all Sikhs murdered and killed, women raped and slaughtered। मतलब इस हद तक हमारी कम्युनिटी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि एक पूरे गांव ने कि लेडीज एंड डॉटर्स गेव अप देयर लाइफ कि जो
इन्वेडर जो आ रहे हैं पाकिस्तानी, है ना, जो मुसलमान हमें आ रहे हैं मारने, हमारे घर की इज्जत पे हाथ ना पड़े। और आज वही दोबारा ये पल आ गया है कि या तो मरो या मारो। कब तक मार खाते रहेंगे? आंकड़े देखो ना, कालूचक में 36 मारे, इंक्लूडिंग 8 या 9 महीने का बच्चा, ठीक है, चाकू से स्टैब किया था वो फिदाइन आतंकवादी ने, ठीक है। मेरे मदर उस टाइम द स्टेट टाइम्स न्यूज़पेपर है अम्फला जम्मू में, ठीक है, उसमें मेरे मदर जनरल मैनेजर थे उस टाइम। हॉरिफिक इमेजेस, सारे निहत्ते, बुजुर्ग पेरेंट्स, वाइफ ऑफ सोल्जर्स, डॉटर्स ऑफ सोल्जर्स, सन्स ऑफ सोल्जर्स, बेबीज ऑफ सोल्जर्स जो डिप्लॉयड थे आगे, इनको ऐसे मारा गया था। देखें, अगर आपका मुल्क इतना आबाद है, इसका, है ना, और पॉपुलेटेड है, पर जो शहीद हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप उनके परिवारों को भूल जाओ। यूएस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, है ना, जहां मर्जी, जर्मनी में भी चले जाओ, एवरी क्वार्टर ऑफ द मंथ, पूरे साल, मतलब 4 बार कोई ना कोई जश्न या सेलिब्रेशन या फंक्शन होते हैं जहाँ पे सभी शहीदों के फैमिलीज और रिटायर्ड वेटरन्स आते हैं। वहाँ कोई भी फंक्शन करने से पहले वेटरन्स को थैंक यू किया जाता है, कि कहते हैं भाई तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं, तो ही हम भगवान को पूज सकते हैं, और उसके बाद हमारी बाकी की जिंदगी है। सर आपने जनता की बात की कि यार जनता को अब साथ आना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं, जनता को साथ बहुत पहले से आना चाहिए। देखें, आप 10 दिन शोर मचाएंगे, 11वें दिन सब नॉर्मल, ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि इनके खुद के कोई नहीं गया ना, ये बिजनेस बना के रखा हुआ है। मतलब एक टाइम होता था कि कोई हादसा हो जाए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज बंद हो जाती थी। अब तो सरकारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। कौन सी यूनिटी की बात कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम? कोई इकट्ठा हुआ, किसी ने कुछ बोला, कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हुए, किसी ने, पब्लिक ने एक्शन डिमांड किया? अभी कुछ भी नहीं। एक बार कैमरा ले जाओ, वहां पे थोड़े थोड़े लोग हैं, वहां पे क्लिपिंग्स बना के हो गया। देखें, सबकी लाइफ बिजी है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सबकी सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है, पर एक मोरालिटी और एक इंसानियत नाम की चीज भी तो होनी चाहिए। कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज में इकट्ठे हो जाओ यार, और लोकल न्यूज़पेपर्स को बुलाओ और बोलो, कंडेम करो। सर मैं तो आई थिंक इस व्यू पे पहुंच चुका हूं कि अगर आप जनता को चाहो कि यार वो अपना कास्ट वास्ट भूल जाएं और यूनाइट हों इंडिया के नाम पे, या फिर आप कुछ ऐसे बड़ा एक्सपेक्ट करो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि लोग उतने आई डोंट नो सेल्फिश हैं, जागरूक नहीं हैं, या फिर आई डोंट नो, जैसे आपने बोला कि अपने कामों में ही जो मेहनती बंदा है ना, उसे किसी चीज़ का सहारा नहीं चाहिए। सिंपल एंड स्ट्रेट। आपको शॉर्टकट लेने ज़िंदगी में, आप बोल दो ये फैसिलिटी दे दो, इस कोटा में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना, मुझे रिलैक्सेशन दे दो। क्यों? आप काबिल बनो ना। हाँ, सरकार को फैसिलिटेट करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स दो, फैसिलिटीज़ दो। जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उसमें सिटीज से टीचर भेजो। ये नहीं कि सिटी का टीचर सिटी के अंदर ही रहेगा, सिटीज के टीचर वहां भेजें। नेशनलिज्म कैसे इंस्टॉल किया जाए सर लोगों में? आई फील अशेम्ड कि अब ये भी सवाल हो गया है सर। ये फैक्ट है, मतलब कि भाई लोग 2 दिन अग्री कि नेशनलिज्म की कमी हो चुकी है। बिल्कुल कमी है सर। दो दिन तक लोग गुस्सा होते हैं, ठीक है,
और अपने काम में लगे हैं, लोग डिस्कस भी नहीं करना चाहते। लोगों को ये भी नहीं है कि एक्शन क्या होने वाला है पहलगाम में, और कितने वरीड हैं, कितनी बार न्यूज़ खोल के देखते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल प्राइड है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा सबको, ट्रीट अदर्स हाउ यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड। खुदा ना खास्ता मेरा सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, मैं 101% उम्मीद करूँगा कि कोई ना कोई बाई स्टैंडर आके मुझे हेल्प करेगा और अस्पताल तक लेके जाएगा, इंक्लूडिंग द पर्सन जिसने एक्सीडेंट किया है। ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। ना कि कोई सड़क पे मर रहा है और आप वीडियो में बना रहे हो। सर वीडियो ही नहीं, फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन चुरा लेते हैं। आई हैव सीन, एक वो वीडियो आया था ट्रक ड्राइवर का, विंडशील्ड टूट गई थी उसके एक्सीडेंट में, पहली चीज़ उसके मोबाइल चोरी की है। काफ़ी बार होता है ये, काफ़ी बार देखा है ये। देखें, ये जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको ये आगे मैसेज देना है। मैं तो कहता हूँ जहाँ गांव गांव उधर बताया जाए, जिन जिन कस्बों में ये हाईवेज आते जाते या गुजरते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें। वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, बेसिक चीज़ों की कमी है। काफ़ी लोगों से हम सुन चुके हैं स्टेटमेंट्स, पीएम मोदी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, अश्विनी वैष्णव हो गए, और आई थिंक मल्टीपल गवर्नमेंट के और भी लोगों ने बोला है कि यार हम एक्शन लेंगे। अमित शाह ने बोला है। ये कितना वेट करना पड़ेगा और क्या एक्शन लेने का पॉसिबिलिटीज़ हैं? सब्र का फल मीठा होता है। जब शिकार करना होता है ना शिकारी ने, तो पहले शिकारी पूरा इलाका पढ़ता है, देखता है, परखता है, फिर इम्प्रोवाइज करता है, फिर अगर मगर की कार्रवाई सोचता है। अगर मैंने ये किया तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ, फिर कंटेंजेंसीज देखता है, फिर बेस्ट ऑप्शन देखता है, फिर जाके वो शिकार करता है। अब आप चाहोगे कि सर डिस्कस करो मिलिट्री में कौन सा इक्विपमेंट, टैंक, हेलीकॉप्टर है ना, जेट, एयरक्राफ्ट, नेवी का बताओ क्या है, आर्मी के क्या क्या है, वेपन सिस्टम्स हैं। भाई हम अपना क्यों बताएं? दुश्मन ये भी तो देख रहा होगा वो, है ना। आईएसआई के टट्टू पाल के रखे हैं ना उन्होंने हर जगह, तो दे वुड बी वॉचिंग दिस। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी की बात कर सकते हैं कि उनकी नेवी इज़ जस्ट 1/4 द इंडियन नेवी, ठीक है। उनकी जो सबमरीन्स हैं ओल्ड जनरेशन है। सर पहले तो हमें बताने की ज़रूरत ही क्या थी कि हम अटैक करें, क्योंकि जब बालाकोट हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है उन्होंने कैसे किया। दुश्मनी होती है तो पता है ना, ऐलान थोड़ा ना करना दुश्मनी है तो जाके वार करोगे। पर दुश्मनी हो जाती है तो फिर ठीक है ना। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। इन्होंने तो वॉर 30 साल से हम पे छेड़ के रखी है। देखो आतंकवादी, ये जो आतंकवाद है ना, ये एक कैंसर की तरह है, और अब ये कैंसर ना अपनी 4th स्टेज की कगार पे है। और अगर ये 4th स्टेज कैंसर ना टेररिज्म का, इसका इलाज अब नहीं किया तो पॉलिटिकल लॉसेस भी हो जाएंगे, यूनिटी भी नहीं रहेगी, विश्वास भी नहीं रहेगा। और जो सवाल उठा रहे हो कि नेशनलिज्म कैसे बढ़ाएं, ये फिर सवाल भी पूछना बंद हो जाएगा। और मतलब मुझे वो सीन याद आएगा कि एक कोई नमूना था जिसे न्यूजीलैंड की है ना वो सिटीजनशिप मिली थी, तो स्टेज पे चढ़ के इंडिया की शर्ट है ना उतार के घुमा के साइड पे है ना रखता है, और फिर न्यूजीलैंड की शर्ट पहनी होती है उसने। ऐसे लोग और पैदा होंगे। पाकिस्तान के सर फोर्सेस की बात करें, जैसे आपने बोला कैपेबिलिटी की, तो बजट उनका तो आई थिंक इंडिया से 1/4 से भी कम है। नाउ दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट। पाकिस्तान की फौज के पास क्या है? द इंडियन आर्मी विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द लेटेस्ट ऑफ चाइनीज इक्विपमेंट। या चाइना की आखिरी लड़ाई कैनवस पेंटिंग पे दिखाई गई है। इंडिया की लास्ट लड़ाई
कारगिल के तौर पे, है ना, काफ़ी हद तक फिल्म, इट हैज़ बीन फिल्म्ड ऑन कैमरा एंड टेलीकास्ट लाइव ऑल्सो, इतना फ़र्क है। चाइनीज़ मेक की क्वालिटी देखी है? तुम्हें पता नहीं कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है। सर अभी सामने आ जाएगी, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो चाइनीज़ जितने भी नहीं, आई विल नॉट से कि वील टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बेकार चीज़ें हैं सभी, कुछ अच्छी भी बनाते हैं वो, ठीक है, नो डाउट दे आर गुड इन एआई एंड एवरीथिंग। देखें, जहाँ पे जो अच्छा है अच्छा है, नोबडी इज सेइंग कि भाई तुम बेकार हो, ठीक। बट वो टेस्टेड नहीं है ना, जैसे आपने बोला कि वो कहीं क्योंकि ग्लोबल किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नहीं, अब उन्होंने 10G, पूरी दुनिया 5G पे, उन्होंने 10G का कनेक्शन लॉन्च किया अभी। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्हें बॉयकॉट कर दिया, तो उन्होंने खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। चाइनीज की प्रॉब्लम है चोरी करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का थेफ्ट उनकी एक्सपर्टीज बन चुका है, वो उनका नशा बन चुका है। थोड़े थोड़े ऑर्डर्स दिए रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट के, अब वो सारे रिवर्स इंजीनियर करके उन्होंने खुद की एयरफोर्स खड़ी कर ली। अभी सर होता है, अगर इंडिया अटैक करता है या पाकिस्तान काफ़ी सीज़ फायर वायोलेशन कर रहा है आजकल, मोस्टली जो पाकिस्तान लड़ेगा अगर वो चाइनीज़ वेपन्स से लड़ता है, और जिनकी रिलायबिलिटी का तो हमें पता नहीं है, मे बी एडवांस्ड हो ना हो, बट अब जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है वो कुछ हमारी है, कुछ रशिया की है, कुछ फ्रांस से राफेल है हमारे, इज़राइल की हमारी टेक्नोलॉजी है, कुछ कुछ चीज़ें हमारी यूएस से भी ली हुई हैं। वो आई थिंक टेक्नोलॉजी पे आके बात रह जाएगी कि किसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नंबर्स में तो हम पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं, और कितना हम उनको डैमेज पहुंचा सकते हैं कंपेयर टू अपना जो नुकसान होता है। आई थिंक उसी चीज़ पर बॉयल डाउन हो जाएगा ये। तो आपके इसमें क्या व्यूज़ हैं? देखें, अब ना NCW, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर बहुत लिमिटेड रह गया है, रहेगा ज़रूर। यूक्रेन रशिया का देख लो ना, ट्रेंचेस हैं ना अभी भी, उसी सी ट्रेंचों के बीचों बीच ही तो लड़ाइयाँ चल रही हैं फेस टू फेस, है ना। ड्रोन हैज़ बीन वेपनाइज्ड लाइक अ फ्लाइंग एमुनेशन, आई टर्म इट एज अ फ्लाइंग एमुनेशन। जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रीच ज़्यादा होगी, उसका एट्रिशन रेट ज़्यादा होगा, मतलब डैमेज करने वाला रेट ज़्यादा होगा। तो पहले हम ग्रेनेड अपने हाथों से फेंकते थे, अब हमें ज़रिया मिल गया कि उसको लगाओ एक मशीन में, उड़ा के लेके जाओ, और उसमें कैमरा लगे हैं जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, जो भी हरकत करेगा वो दुश्मन है, उसमें जाओ और आप उसमें बस घुसा दो एक बार। इट इज़ एक्सप्लोजन ऑन इम्पैक्ट। आई थिंक पाकिस्तान पे एक अच्छा आर्सेनल है ड्रोन्स का, इसीलिए इन्होंने एक कंपनी है बेकार, अब हिंदुस्तानी भाषा में तो पता है बेकार क्या चीज़ होती है, बट बेकार एक कंपनी है ये। जो इसका मालिक है वो जो एर्दोगान है, तुर्की के जो है ना सरगना जो प्रेसिडेंट जो है, तो एर्दोगान के दामाद की है, हिज सन इन लॉ। तो जो भी बिजनेस ये कंपनी कर रही है ना बेकार, ये सारा का सारा पैसा एर्दोगान की जेब में भी जा रहा है। इट इज़ अ फैमिली बिजनेस फॉर टर्की। इन्होंने तो वेपनाइज किया है ना पूरी दुनिया को, मतलब इन्होंने अजरबैजान को बेचे। एक ब्लंडर मूव ये था कि इजराइल ने भी अजरबैजान को सपोर्ट कर दिया वॉर में अगेंस्ट आर्मीनिया। तो टू ऑल माय आर्मीनियन एंड इजरायली फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू मस्ट become allies and friends, and let Azerbaijan be supported by Turkey itself. सर अगर टर्की ने या चाइना ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए है, और आपने बोला कि ड्रोन्स वॉरफेयर जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, तो हमारी कैपेबिलिटी ड्रोन शूट डाउन में भी तो अच्छी है। मतलब अभी हमने रिसेंट ज़्यादा है,
वी हैव फोकस्ड मोर ऑन एंटी ड्रोन. ड्रोन पे ज़्यादा फोकस नहीं है. ड्रोन तो मतलब कोई बेरोजगार कंपनी बैठी है उसे चलो यार बिजनेस दे दो, और ड्रोन का वो हिसाब है. सो ड्रोन्स पे ज़्यादा फोकस है, एंटी ड्रोन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस है. एंडुरल करके एक कंपनी है, एंडुरल बाय मिस्टर लकी पामर. Very competitive and a very knowledgeable gentleman. I mean, I see him at par with Elon Musk. Lucky Parma. If you want, please go Google his name. काफ़ी हद तक I am a मतलब admirer of this company Anduril. दो मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ जुलू डिफेंस के साथ. हम खुद कामाकाजी ड्रोन्स बनाते हैं, सुसाइड ड्रोन जो कहते हैं. तो देखें, वॉरफेयर डेफिनेटली हैज़ चेंज्ड, टेक्निक्स हैव चेंज्ड. मतलब आपने आर्मर वॉरफेयर पे सवाल खड़े कर दिए कि ये जो टीन के पीपे हैं इनकी एफिशिएंसी है भी या नहीं. आर्मर्ड वॉरफेयर मतलब कि आमने सामने की लड़ाई. टैंक्स, आर्मर इज टैंक्स. यूक्रेन में देख लो कितने टैंक्स बिल्कुल ऐसे ख़त्म पड़े हैं, रेक्ड. रशियंस ऑल्सो, रशियन टैंक्स ऑल्सो. सो बोथ द साइड्स हैव रियलाइज्ड. फिर वो जैमिंग हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम. देन दे केम आउट विद फाइबर ऑप्टिक FPVs. फाइबर ऑप्टिक FPV में क्या है, जितना लंबा रेंज है उतना उसका हल्का एक्सप्लोसिव पेलोड होता है. क्योंकि उसमें जो कैनिस्टर है ना जिसमें वायर होती है फाइबर ऑप्टिक, उसका भी वेट होता है. तो फाइबर ऑप्टिक ड्रोन में ही यूज़ होता है. हाँ, फाइबर ऑप्टिक बेसिकली तार होती है जो आपके कंट्रोलिंग स्टेशन से लेके आपके ड्रोन में अटैच होती है. हाँ, दो, बट इट इज़ ऑपरेटेड वायरलेसली. तो इसमें फ़ायदा ये है कि दुश्मन के जैमर या कुछ भी लगा है वो जैम नहीं होगा. ये है. देखिए, आपको हम 2 सालों से देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर. 2 साल से लगातार वीडियोज आर कमिंग आउट डेली. आई थिंक ऑल द मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड शुड नाउ स्टॉक अप देयर एंटी ड्रोन एंड ड्रोन सिस्टम्स. सर, अगर तुम्हें ग्राउंड पे अगर बेनिफिट लेना है या ग्राउंड लेट से अपनी जगह वापस लेनी है, अगर हम POK की बात करें या किसी भी जगह की बात करें, तो वहाँ पर तो हमें आर्टिलरी मूवमेंट या फिर अपना जो ग्राउंड फोर्स है वही लगानी पड़ेगी. तो ड्रोन में भी सपोर्टिव रहें, बट इस केस में जो पर्टिकुलर हमारा केस है जहाँ पे हमारी लैंड है POK वाली जो उन्होंने ले रखी है वो हमें वापस चाहिए, तो इसमें तो पूरा ग्राउंड ऑफेंसिव ही लगेगा. एवरीथिंग, एवरीथिंग, लैंड, एयर, सी, ऑल एसेट्स. यार सीधी सी बात है, 10 दिन का तेल है इनके पास, राशन 1 महीने का है. कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चलो, चाइना ने तुम्हें मिसाइलें भी दे दी ऑन अ डेली बेसिस. मैन पावर बचेगी तो मिसाइल का फायदा है ना. इट इज समवॉट सिमिलर टू हाउ रशियंस वर हेल्पिंग इजिप्ट अगेंस्ट इजराइल. ओके. रशियन ऑपरेटर्स थे. ओके. ठीक है. सीरिया में अभी लड़ाई हुई थी ना, सीरिया में भी देयर वर ईरानियन ऑपरेटर्स प्रेजेंट, आईसिस को फ्यूल करने के लिए ना, टू अटैक अमेरिकन फोर्सेस. तो देखें, ओवरऑल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड हैं, एंड ऑफ द डे इट इज समवॉट ईस्ट वर्सेस वेस्ट. एक वॉरिंग कंट्री का सपोर्ट पक्का या तो रशिया करेगा या चाइना करेगा, एंड दूसरी कंट्री का सपोर्ट या तो अमेरिका करेगी या यूके करेगी, या मतलब वेस्टर्न कंट्रीज करेंगी. यूक्रेन में भी यही चल रहा है. सो इट कम्स डाउन टू ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट में चाइना और रशिया आ गए, वेस्ट में यू हैव द एलाइड फोर्सेस, US, UK, है ना, ये जर्मनी, फ्रांस. ठीक है.
पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, जितने भी नेटो नेशंस हैं, तो देखो गुटबाजी इतनी हो गई है। अब ताइवान पे भी खतरा है, नॉर्थ कोरिया अलग से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाई बैठा है, दे हैव इट, आई एम श्योर दे डू। अगर इनके पास नहीं होता ना, अभी तक कब का हमला कर दिया होता इन पे। तो सर इसी आई थिंक सेम लाइंस पे हर बार जब पाकिस्तान पे कुछ होता है तो थ्रेट यही आता है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम पे ये मत करो। बट हमें क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उन पे न्यूक्लियर वेपन है, या हमारी कुछ सोच चेंज होनी चाहिए? यार आदित्य, अब एक वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है। हम शहीद होने को तैयार हैं। वी आर नॉट कंसर्न कि अब हमारे घर पे कोई विधवा औरत हो, है ना, या फिर अनाथ बच्चे हो जाएं। हमारा अब एक ही मुद्दा है कि ये कैंसर को झटके से काटना है और साइड करना है। बहुत हो गया। और सर जो ये काटना है वो कैसे होगा, मतलब कि इंटरनेशनल सोसाइटी की हेल्प से होगा, हो ही रहा है। आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। आई मीन व्हाट गुड इज पाकिस्तान टू एनीवन इन द वर्ल्ड? ना इनके पास कोई चीज़ है देने को सिवाय टेररिज्म के, ठीक है, ना इनकी कोई एक्सपर्टीज़ है कोई ढंग की चीज़ बनाने में सिवाय पेशावर के गन बाजार के, ठीक है। जातिवाद इनमें इतना ज़्यादा है। पंजाबियों ने पूरा हुकूमत संभाल के रखी है, ठीक है। बलूचियों को ज़मीन पे बिठाते हैं, ठीक है। बाकी भी और भी हैं इनके। पश्तूनों को तो समझते ही नहीं कुछ। सर अगर थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की बात करें और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों की बात करें, पीओके हो गया जो हमारा है, बलूचिस्तान में अलग प्रॉब्लम है इनकी, अफ़गानिस्तान से अलग बनती नहीं है, तालिबान के साथ प्रॉब्लम हो गई है इनकी इंटरनली। जैसे आपने बोला कि बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता ही है और होना ही चाहिए अलग, उसको अलग अलग इंटरनल अलग अलग मसले हैं इनके। तो इन सब चीज़ों पे लड़ाई के टाइम पे कैसे इन सब चीज़ों को लेवरेज किया जा सकता है, या क्या आउटकम हो सकता है इन सब चीज़ों का? यार देखें, इधर ना इतनी खिचड़ी बन चुकी है ना इस इलाके में। पहली चीज़ तो लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। 1989 पाकिस्तान ने बेसिकली, एक टर्म है होती है मुजाहिर, तो मुजाहिर का मतलब होता है वॉरियर। तो ये टर्मिनोलॉजी देने लग गए आईएसआई की, भाई मुजाहिरों को इकट्ठा करो, गेट ऑल द वॉरियर्स टुगेदर। तो इन्होंने अलग अलग तंजीमों से बात की, तो इन्होंने एक मुजाहिदीन करके एक टर्मिनोलॉजी दे दी। तो जो मुजाहिर वॉज अ ऑनरेबल वर्ड इन अरबिक, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मुजाहिर कहा जाता था। इन्होंने इस शब्द की मिट्टी पलीत कर दी है। दे आर सो थर्ड क्लास एंड लो ग्रेड, ठीक है। ये जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मैं जो भी बोल रहा हूँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बोल रहा हूँ, इनकी फ़ौज को। पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ मुझे बहुत हमदर्दी है दिल से। जितना हम दुखी हैं उनकी फ़ौज से, उतना ही वो भी दुखी हैं अपनी फ़ौज से। पीटीआई जो पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, तो ओनली बिकॉज इमरान खान हैड हिज ओन मॉरल स्टैंडिंग्स एंड है ना व्यूज़ एंड है ना एन आइडियोलॉजी एंड विजन फॉर पाकिस्तान की, भाई सब कुछ ठीक करेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारे नरेटिव और आइडिया के मुताबिक नहीं चल रहे हो, डालो इसे जेल में। डलवा दिया। कौन सी डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं ये लोग? पीटीआई के लीडरों को घर घर जाके निकाल के मार मार के ये लोग अभी थाने में बंद हैं सारे, और जो छुपाव में थे उनके घरों में घुस के उनकी मोहतरमाएं और बच्चों को टॉर्चर कर कर के इन्होंने वो पॉलिटिकल लीडर्स बुलवाए, और उनको फिर अब जेल में डाल के रोज़ टॉर्चर होता है उनका, रोज़।
ज़मीनें जब्त करा ली, ज़बरदस्ती साइन करवा करवा के है ना रजिस्ट्रियों पे दूसरों के नाम इन सब की प्रॉपर्टियां कर दी। मतलब पीटीआई को तो इन्होंने एक कैदी के तौर पे रखा हुआ है। मतलब हद ही हो गई है। मतलब इनकी फौज अपने ही लोगों को मार रही है खुलेआम सड़कों पे। तो ये तो पीटीआई का मसला हो गया। रूलिंग पार्टी कौन सी है? पीएमएलएन, नवाज शरीफ की। उसका भाई कौन है? शहबाज शरीफ। तो वो तो खुद हिला हुआ है। वो आधा टाइम तो माइक से पकड़ के हिलता रहता है स्टेज पे। ही इज मेंटली अनस्टेबल। और वो उसकी गलती नहीं है, ये फौज ने किया है प्रेशर डाल डाल के। आज की तारीख में है ना, वॉर क्लाउड्स आर ऑन द हेड ना, उसे जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा के रखा है कि भाई तुम हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम करोगे, तो एज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वी आर ऑर्डरिंग यू हैव टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो आई ना बाहर, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये तुम एक पन्ना साइन करो जिस पे हम अपना प्रेजेंट DGISI को हम नियुक्त कर रहे हैं एज NSA ऑफ पाकिस्तान। मतलब 5-6 साल तक आपका NSA पोस्ट खाली था, और अब आपको रातों रात याद आया कि नहीं हमारे पास DGISI है, और हमने आतंकवादी तंजीमों को भी इंक्लूड करना है ये लड़ाई में, क्योंकि मैन पावर लिमिटेड है। भगौड़े कितने हो रहे हैं? 1200 तो इनके सिपाही भगौड़े हुए हैं, मतलब छुट्टी गए हुए और आए नहीं वापस, OSL है। और अफसरों ने इनके कम से कम 800 अफसरों ने इस्तीफा देकर रखा है। ऑलमोस्ट 2000 मैन पावर इनकी सिंक्रोनाइजेशन में है ही नहीं, और अग्रीमेंट में है ही नहीं विद देयर टॉप लीडरशिप ऑफ मिलिट्री ब्रास, बिकॉज दे लैक डायरेक्शंस, दे लैक ऑब्जेक्टिव्स, दे लैक एम, दे डू नॉट नो मिशन क्या है। बस शोर मच रहा है, करो करो करो, ये करो वो करो। तो इंटरनली इट इज क्योस ओवर देयर। एंड ये सिर्फ ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब पाकिस्तानी फौज, ये प्रॉपर्टी डीलर बने हुए, ये वेंडर बने हुए। इन्होंने मतलब अपना एक फौज में रहते रहते ना पाकिस्तान की, इन्होंने अपने बिजनेसेस भी खोल के रखे हुए हैं। मतलब वो एक यूनिफॉर्म नहीं देखी मुल्ला मुनीर की, आई कॉल मुल्ला मुनीर ना हो, आसिफ मुनीर जनरल तो बोलता ही नहीं अब मैं वो। तो मुल्ला मुनीर की एक किसी ने यूनिफॉर्म देखी, किसी बंदे ने, और उससे देखा कि इतने क्या मेडल्स पहने हैं, तो जितना सजोगी उतना बजोगी। ये तो ट्रोल हो रहा है उस पर। तो मतलब आई रियली डोंट नो कि वेयर द पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट उसे चाहिए क्या। और उनके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, बट जैसे ही वो बटन के पास उंगली करने वाले होते हैं ना, पूरी दुनिया पहुंच जाती है उनके पास, कॉलें आने लग जाती हैं। हाँ जी, वो हमारे पैसे रहते हैं, ज़रा पहले वो दे दो फिर बटन दबाना। वो फिर से वो चद्दर डाल देते वो बटन के ऊपर, और है ना एटमी बम के ऊपर। सर आपने यही बोला कि जैसे उनके सोल्जर्स मिसिंग है, ये सब है। आसिम मुनीर का भी ये था कि भाई काफ़ी टाइम से गायब ही है वो, ऐसे टाइम पे जब नहीं देखें गायब नहीं है। सी वॉर इज इमिनेंट, उसे अपनी प्लानिंग करनी है लास्ट पर, बिकॉज दे आर सो डिसऑर्गेनाइज्ड। और उसे ये भी पता है कि ही इज द प्राइम टारगेट। वो सो भी रहा है तो बंकर या अंडरग्राउंड सो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमें पता लगा कि ही इज कम अबव ग्राउंड और कहाँ पे रुका हुआ है, बस चुपचाप से एक मिसाइल आएगी, दैट्स इट। एंड देयर आर स्पेकुलेशन ये टर्की भाग गया है ना। बरियक्तर ड्रोन चाहिए ना भाई को, 1.5 साल से। तो दे हैव ऑलरेडी अ ट्रेन्ड, सफिशिएंटली ट्रेन्ड फोर्स फॉर ऑपरेशंस ऑफ बरियक्तर ड्रोन, जिसका वेपन आर्सेनल काफ़ी बड़ा है। बट देखें अगेन, यू कांट बी परफेक्ट इन वॉरफेयर, है ना। शाहिद ड्रोन्स भी तो इतने वो भेजे रशिया ने, कितने शूट डाउन हो गए। मतलब ईरान ने रातों रात
400 ड्रोन एयरबॉर्न करके भेजे इजराइल की तरफ, ठीक है। मतलब आप सोचें, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, 4 मुल्कों की पूरी फोर्स लगा दी, तब भी इक्का दुक्का तो गिरा ना इजराइल पे। तो देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इन टुडेज मॉडर्न वॉरफेयर ना आपको टारगेट दिया हुआ है। अब क्या है कि आप टारगेट पे एक पत्थर लेके फेंकोगे तो उसमें या तो 100% बचोगे या टारगेट विल बी हिट, बट चांसेस आर वेरी एक्सट्रीम बोथ वेज। इस पे क्या है ना, बजरी उठा के फेंकोगे ना, यू कैन नॉट अवॉइड इट, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट तो हो गई डैमेज। सो लेट अस नॉट बी विद द नोशन कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड मेरी तो एक ही दरख्वास्त होगी, खासकर जो पाकिस्तानी अवाम के लोगों को, कि देखें, अगर लड़ाई आ ही रही है तो आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधें, 2 महीने का राशन पानी दवाइयाँ इकट्ठा करें, इमरजेंसी राशंस लें और वहाँ से निकलें। और यदि वो अगर हिंदुस्तानी फ़ौजी को देखें तो पैनिक ना करें, और पहली चीज़ अपने दोनों हाथ दिखाएं कि आप निहत्थे हो, ठीक है। और कृपया भागे ना, डर के भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बिल्कुल बी योर सेल्फ, बट डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। आप कुछ ऐसी बेवकूफ़ी ना कर लेना डर के मारे कि, है ना, आपकी जान जाए। पर मैं इतना ही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस्लामाबाद से भी भीतर आगे जाएं, ठीक है। और जो पाकिस्तानी फ़ौज जहाँ जहाँ तैनात है उससे दूरी बना के रखें। मतलब मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि देखें, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि दोनों मुल्कों की आवाम को लड़ाई नहीं चाहिए, हमारी लीडरशिप को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इट इज़ देयर लीडरशिप। अब लोग कहेंगे कि उनकी लीडरशिप में मतलब मीन्स द इलेक्टेड पीपल, बट कहाँ इलेक्शन हुई है? उनका आपने प्राइम मिनिस्टर तो जेल में डाल के रख दिया, अपनी चॉइस का फौज ने बंदा वहाँ पे शहबाज शरीफ बिठा के रख दिया, ठीक है ना, जो PMLN है, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उसका नेता ही गे है, बिलावल भुट्टो। वो बंदों की संगत में बैठता ही नहीं है, आधा टाइम उसने पार्टियां करनी है, उन्हें ड्रग्स करने हैं, रेव पार्टीज में जाता है वो, तो उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं ये पॉलिटिक्स। और बयान भी देगा तो गाना गा गा के बोलता रहता है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो खून की नदियां बहेंगी, ये वो। मैं एक ही एडवाइस दूंगा, पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, यही मौका है। पानी रोक दिया, सबसे अच्छा बिजनेस टॉयलेट पेपर का है, फैक्ट्रियां डाल लो टॉयलेट पेपर की, दबा दब बिकेंगे और मुनाफे में भी रहोगे। ये भी सर आर्मी स्टार्ट कर देगी ना बिजनेस, ये वाला भी, अगर आपने आइडिया दिया है। और मुल्ला मुनीर ने एक प्लान डाल देना, भाई अब यहाँ पे टॉयलेट पेपर बनेगा, पानी नहीं है तो टॉयलेट पेपर से काम चलेगा। बेशरम हुए पड़े ये लोग। आई मीन आदित्य, तुम बलूचिस्तान के लोगों से बात करोगे ना, 2013 से रात को 12:30-1 बजे घरों में जा जाके आप इनकी बच्चियां उठा लेते हो, आप इनके नौजवान लड़कों को उठा लेते हो, इनके साथ आप फिज़िकल असॉल्ट, सेक्सुअली असॉल्ट करते हो, यू कमिट रेप्स विच इज़ डन बाय द पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, एंड इन्हें रातों रात गायब कर दिया जाता है और किसी जगह पे JCB को लेके ये खड्डे खुदवा के पहले ही रखे रहते हैं और फिर इन्हें कंटेनरों से एक एक करके गोलियां मार मार के फिर वहाँ पे दफनाया जाता है, फेंक देते हैं और पूरी लाशों की ढेर पे मिट्टी डाल देते हैं। मतलब ये एथनिक क्लेंजिंग हुई है बलूच लोगों की।
planned, decided, pre-decided. पहले तो आई थिंक रीजन के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान की खुद की आवाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो भी चैन से रह पाएँ, हम भी चैन से रह पाएँ और पूरी दुनिया में पीस आए, क्योंकि यही लोग टेररिज्म बना रहे हैं, यही लोग पाकिस्तान को गरीबी में इन्होंने पुश किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो पाकिस्तानी मिलिट्री से हो रहा है वो पाकिस्तान को ही हो रहा है। बाद भी में पता है, उनके लोगों को पता है। जब पीटीआई के प्रोटेस्ट चल रहे थे, अगलों ने उनके एयरफोर्स बेस की दीवारें तोड़ दी थी, बाउंड्री वॉल्स। जितने भी राउंड अबाउट पे इनके जो शहीदों के पुतले लगे थे और टैंक और जो भी जो हवाई जहाज सब तोड़ ताड़ दिए। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ नेशन कि बलूचियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग अगर फ्रीडम मिलती है तो आई थिंक जितने भी ऐसे देश हैं जो शांति प्रिय हैं और जो कि आई थिंक एक पीसफुल वर्ल्ड देखना चाहते हैं और जो ह्यूमन एथनिक क्लेंजिंग के अगेंस्ट हैं कि वो बलूचिस्तान अलग हो पाकिस्तान से, पीओके वापस इंडिया में आए ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो पाए। ये देखो आदित्य, मतलब पाकिस्तान फौज पे के हाथों पे अमरीकियों का कत्ल है। दे हैव मर्डर्ड अमेरिकन्स, दे हैव मर्डर्ड द कनेडियंस, द ब्रिटिश, द पोलिश। मतलब they have betrayed Americans. They have blood of Americans on their hands. 10 साल तक झूठ बोलते रहे, पता नहीं। अबोटाबाद में मारा गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर सब ऑडियंस को पता है किसकी बात हो रही है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से 3.5 या फिर 4 किलोमीटर के दायरे में आपने उसे पाल के रखा हुआ है। यू थिंक द मिलिट्री डिड नॉट नो? एंड आई थिंक सब ग्लोबल टेररिस्ट का सर यही करते हैं वो। I mean, I am amazed and surprised at the American attitude. कि वंस अगर मतलब जिस बंदे ने आपके मुल्क के 3,000 लोगों को दिन दिहाड़े कत्ले आम किया है, आपने उस देश को बख्श दिया जिसने उस बंदे को पनाह दी थी? इज दिस द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ? I mean, I would only request President Donald Trump and the CIA, the FBI, Kash Patel, and the many other leaders, Tulsi Gabbard. So I would only request the American diaspora to go all out, support the largest democracy in the world, that is India. And it's high time we call a spade a spade. We need to go in this together. Israel has always been our all-weather, all-time friend like Russia. And we have to be reasonable here. I mean, with what face will the American political leadership speak to their own people by letting go of Pakistan from such a big crime? तो सर जैसे हमने बोला कि पाकिस्तान मिलिट्री है वो सबके लिए आई थिंक एक प्रॉब्लम बनी हुई है और कहीं ना कहीं उसने बिट्रे भी किया है, चाहे यूएस फोर्सेस को हो अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को छुपाना हुआ या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं। कैसे कोई ट्रस्ट करेगा? उसकी खुद की आवाम तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगी और यूएस और बाकी जो नेशंस हैं, चाहे फ्रांस हो गया चाहे यूके हो गया, आई थिंक उनको भी ये टाइम आ गया है, जैसे आपने अपील भी किया कि all civilized countries should come together now and let's get this menace out of the world now. तो ये कलेक्टिव एफर्ट डालने का भी टाइम आ गया है। कब तक हम ही खाली टेररिज्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे? बातें तो बहुत होती हैं बट खाली इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टेररिज्म ऐसा नहीं है कि एक जगह स्टक हो जाएगा। अगर टेररिस्ट बनते हैं इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए तो वो ग्लोबली भी नुकसान पहुंचाते ही हैं। तो ये इज इट हाई टाइम नाउ दैट एवरीबडी यूनाइट्स एंड maybe attacks Pakistan and just get done with this with its military?
आदित्य बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये पहलगाम अटैक हमास ने डायरेक्ट किया है थ्रू लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद। 2025 जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते के बीच इन्होंने हमास की लीडरशिप को इनवाइट किया था। फ़र्क इतना है कि हमारा पहाड़ी नुमा इलाका था, तो ये हैंड ग्लाइडर्स नहीं यूज़ कर सके, दे केम ऑन फुट एंड दे टारगेटेड अ टूरिस्ट स्पॉट जो बहुत ही भरा हुआ था। मतलब थैंक गॉड अभी 1 महीना डिले कर देते, पता नहीं कितनी लाशें बचा देते ये लोग। और आप देख लें वहाँ म्यूज़िक फेस्टिवल जो इसराइल में चल रहा था, 300 लोगों को मारा है वहाँ पे, एक मैदान में 300। इसराइल क्यों नहीं युद्ध पे जाती भाई? इसराइल हैड नो चॉइस। एंड देख लें, जहाँ तक तो इंटेलिजेंस का फेलियर है, तो इसराइल थी ना माई बाप इन इंटेलिजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हो गया ना। सो इट इज अ वेकअप कॉल टू ऑल द डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड कि भाई इट इज टाइम टू पुल अप योर सॉक्स, इट इज टाइम टू स्मेल द कॉफी। कोई नहीं आ रहा है मदद करने यार, खुद ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। सेकेंडली, जितने भी देखें, यदि पाकिस्तान का आईएसआई पूरा कंप्लीट सपोर्ट देता यूएस को, ईमानदार रहता, इंटीग्रिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज करता, लॉयल रहता, ठीक है, तो प्रॉबेबली सब कुछ ही अलग होता आज की तारीख में। मतलब आईएसआई इज डबल डेटिंग, सीआईए गोइंग टू बेड विद सीआईए ऑल्सो एंड चाइनीज मिलिट्री इंटेलिजेंस। और तुम्हारे इतने 2 खूंखार बॉयफ्रेंड हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू सर्वाइव। इसका तो भूत बनेगा देखना अभी आईएसआई का। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिसमेंटल होगा इनका, इट विल बी डिसबैंडेड। सर इन केस एंड विच इज वेरी एमिनेंट नाउ कि ठीक है, इंडिया आउट ऑफ आवर राइट टू रिस्पॉन्ड अगर एक्शन लेता है और ख़त्म करना स्टार्ट करता है चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर, ताकि ये इंडिया को नुकसान ना पहुंचा सके और ग्लोबली ये सब मैनेज खत्म हो। इस केस में चाइना सपोर्ट करने आता है, इधर से अफगानिस्तान है, इधर से बलूचिस्तान भी है। किसको सपोर्ट करना है? अगर चाइना पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करता है या फिर मे बी इंडिया का एक और बॉर्डर एक्टिव करता है, तो और कौन सी कंट्रीज के इन्वॉल्व होने के चांसेस है? क्या रशिया डायरेक्टली? देखिए, चाइना ना अभी अगर उसने इस मौके का फ़ायदा उठा के कुछ भी डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की कोशिश की, मतलब उससे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना है। क्वाड उसके पीछे पड़ जाएगा। अमेरिकन पूरी नेवल फ्लीट पहले ही डिप्लॉयड है ताइवान के आसपास, ठीक है। बागराम बेस में अमेरिकन आर डिप्लॉयड, ठीक है। इनके B-2 बॉम्बर्स डीगो गार्सिया आइलैंड में पहले ही स्टेशन है, ठीक है। तो USS लिंकन इज ऑलरेडी देयर। तो देखें, चाइना शुड वे इट्स ऑप्शंस बिकॉज देयर इज नो टर्निंग बैक इफ शिट हिट्स द फैन। एक बार शुरुआत हो गई, फिर अंत किसने करना है वो बाकी की एलाइड फोर्सेस डिसाइड करेंगी। चाइना के हाथ में फिर कुछ नहीं होगा, और जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, सब अपना अपना हिस्सा चुन चुन के चीन को रगड़ेंगे। एंड देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज राइट नाउ नीड ऑफ द आवर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। यदि आपको दुनिया में सुख, चैन और शांति और अमन चाहिए, तो आपको पाकिस्तान का जो परमाणु प्रोग्राम है, परमाणु बम का, उसको रोक लगानी पड़ेगी, उसे डीन्यूक्लियराइज करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को अनाम करना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे जो फनाटिक होते हैं, जैसे मुल्ला मुनीर है, ठीक है, तो मतलब ये बंदा इतना अनप्रिडिक्टेबल है, ही इज़ गोइंग टू
all lengths to extend his military tenure. ये तो ट्रेंडिंग हो गया ना अब कि कोई भी फौजी जनरल रिटायर होने वाला एक्सटेंशन, वो बाजवा 2 साल एक्सटेंशन ले गया, उसकी अलग से बिजनेस है। इसकी फैमिली न्यू जर्सी पे लैंड हुई है, ये बोलते हैं मुल्ला मुनीर की फैमिली। प्रॉब्लम होती है, सारी अपनी फैमिलीज को बाहर भेज देते हैं। अरे आज के टाइम में सब पे निगाह है, एवरीबडी नोज किसका फैमिली मेंबर, कितने फैमिली मेंबर, कहाँ पे, किधर, किस वक्त और क्यों, किस लिए, सारे जवाब हैं हमारे पास। पर देखें, एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज़रूरी है when you are a true warrior. You can't touch families and we will never do that. बट जहाँ तक ये मुल्ला मुनीर की बात है, ट्रस्ट में ये बंकर में भी सोएगा ना, इसको हम बंकर बस्टिंग मिसाइल से भी ढूंढ निकाल के मारेंगे। ही इज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मतलब क्या ज़रूरत थी नफरत फैलाने की और 2 नेशन थ्योरी की चीज़ बोलने की, क्यों उकसाया? और जैसी ये हेट स्पीच हुई, आतंकवादियों को इनकरेजमेंट मिली और हमास को इन्होंने इनवाइट पहले से किया हुआ था और इन्होंने ये हमले को, पहलगाम के हमले को अंजाम दे दिया। 28 निहत्ते ब्रेड विनर्स, मतलब कोई किसी का फादर, कोई किसी का भाई, कोई किसी का चाचा, है ना, कोई किसी का पोता, मतलब सभी रिश्तों का कातिल, मतलब कत्ल किया गया है। मुनीर के खत्म होने पे सर ये चीज बट रुकनी नहीं चाहिए खाली मुनीर को टारगेट करके। आई थिंक वही टाइम आ गया है कि इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल क्लोज किया जाए। चाहे हमें वो POK वापस लेना हो, बलूचिस्तान को उसकी लिबरेशन चाहिए, अफगानिस्तान को अलग परेशान करते रहते हैं ये लोग। बलूचिस्तान पे आ जाते हैं कि 2013 से आप एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हो, सीपेक का हाईवे आप इतना अच्छा बना रहे हो, पर इनके गाँव में ना बिजली है, ना कोई ढंग की सड़कें जाती हैं, ना कोई रास्ते में पेट्रोल पंप है, ना कोई नज़दीकी अस्पताल है। और जब इन्हें इस्लामाबाद जाना पड़ता है या कोई शहर जाना पड़ता है, वहाँ चेक पॉइंट पे इनको हरास किया जाता है, परमिशन नहीं देते सिटीज़ में जाने में इन्हें, ना नौकरियां मिल रही हैं इन्हें सरकारी, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है बलूच लोगों को। इट इज़ डिनाइड, पुट डाउन, या एक्सक्यूज़ दे देते हैं। स्कूल इनके बंद करके रखें, प्रोटेस्ट होता है तो अस्पताल में पहले ही इनके पुलिस वाले डॉक्टरों की वर्दियों में ढोंग करके बैठे रहते हैं कि जैसी चोट लगे हुए बलूच वाले प्रोटेस्टर आएंगे, अस्पतालों से ही बैकडोर से गायब कर देते हैं इनको। यार, आप औरतों के हस्बैंड्स को 15-15 साल तक गायब करके रख दिया, यू हैव किल्ड देम। आपने पूरी 2 जनरेशन्स के बच्चे उठा लिए, ख़त्म कर दिया उनको मैस ग्रेव्स के तौर पे। मतलब ये कोई तरीका नहीं है ना। मैं तो अभी भी हैरान हूँ, आज भी जो भी ये सुन रहा है, खासकर बलूच की जो टॉप लीडरशिप है, यदि आप अपने इस्तीफे नहीं देंगे पाकिस्तान सेनेट से, अगर आप रिज़ाइन नहीं देंगे, तब तक बलूच मूवमेंट में मोमेंटम नहीं आएगा, आपके अवाम के लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी जाएंगी, दबा दी जाएंगी। और वो इसलिए दब रही हैं क्योंकि टॉप लीडरशिप, बलूचिस्तान की टॉप लीडरशिप पे सवाल और निशान उठ रहे हैं। आप अपने प्राइवेट और निजी फ़ायदे को ना देखें। जो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट मैनिपुलेट करना चाहती है, आप मैनिपुलेट ना हो। आज की तारीख में बलूचिस्तान की आवाम आपका साथ चाहती है और यही टाइम है, अगर आपने साथ नहीं दिया तो आगे रास्ता डेड एंड है, रास्ता ख़त्म है आगे का। मतलब कब तक जुल्म सहते रहेंगे यार।
अब सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं बलूचिस्तान में काफ़ी, पर उनको उनकी देख रेख के लिए, संभालने के लिए नौजवान है ही नहीं। और जितने भी मिड एज्ड बंदे थे उन सब ने हथियार उठा लिए हैं और पहाड़ियों में जाके बस गए हैं। सर बलूचिस्तानियों की भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कहीं ना कहीं इंडिया उसको सपोर्ट करे, कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सके, तो हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? देखें, हमें भी अब ओपन सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने DGISI को अब बना दिया NSA, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इनकी पोस्ट को तो NSA की जगह NTA होना चाहिए था, नेशनल टेररिस्ट एडवाइज़र। सभी आतंकवादी तंजीमों को अब एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से सबको कॉमन ऑर्डर्स जाएंगे। और उसको कौन आदेश देने वाला है? NSA पाकिस्तान वाले को, मुल्ला मुनीर। तो बेसिकली जो आदेश पाकिस्तान मिलिट्री को मिलेंगे वो सेम आदेश आतंकवादी तंजीमों को भी उसी टाइम उसी वक्त सेम आदेश होंगे इनके लिए। बस फ़र्क इतना है कि वर्दियों का फ़र्क है, वो सिविल कपड़ों में रहते हैं, ये रहते हैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में। बस उन्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाने की देर है और मिलिट्री आई कार्ड इशू करने की देर है, बाकी कोई अंतर है ही नहीं। इस टाइम पे सर ये जो NSA बनाया गया है, इससे इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या कोई मैसेज दिया गया है या फिर ऑपरेशनल तरीके से? नहीं, ऑपरेशनल तरीके में बताया तो है, इन्होंने एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया ISI को कि भाई अब PM ने कुछ बोलना है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बोलना है, तो तुमने इन्हें रोकना है, टोकना है और देखना है कि ये काबू में रहे। इन शॉर्ट, ISI हैज़ full control of the present leadership also now, and the projection part to the world, and to give the orders to the terrorist tanzeems at par with Pakistan military. डीन्यूक्लियराइजेशन की सर आपने बात की, वो किस तरह से कराया जा सकता है पाकिस्तान का? देखें, इसके लिए they have American blood on their hands, and I strongly feel that America should play its role now for all the officers and soldiers that have been martyred because of Pakistan's double standards and hypocrisy. And America should demand IAEA, ठीक है, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन to go to Pakistan, see their nuclear program, and because of the prevailing threats, they should now deploy an international force to dismantle the nuclear program. सर डीन्यूक्लियराइजेशन अगर पाकिस्तान का हो गया, उसके बाद हमारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या क्या रहेंगी? क्योंकि इतनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं कि इंटरनली तो तुम्हारा आधा फोकस रह नहीं पाता है, चाहे वो तुम्हारे इंटरनल एरियाज़ में डिस्टर्बेंस हो। ऑल्दो मैं आदित्य तुम्हारे सवाल का ना ऐसे जवाब दूंगा, आई विल टेल यू द प्रोज ऑफ गुड रिलेशंस। अगर ये पाकिस्तानी अवाम देख रही है तो अच्छे ताल्लुकात के फ़ायदे देखें। ट्रेड कोई अंत ही नहीं, मतलब हमारे ट्रेडिशनली देखा जाए कपड़े ऑलमोस्ट बराबर जैसे ही हैं, ठीक है, अदर देन द मेन, ठीक है। एंड बाकी फूड इंडस्ट्री देखें, ईटिंग हैबिट्स देखें, देयर इज़ सो मच, ठीक है। फिर जेमस्टोन्स देख लें, ठीक है, एंड व्हीकल्स देख लें, मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में कितना डाउन चला जाएगा इफ़ द पीपल वांट पीस। बेरोजगारी कम हो जाएगी, आपका GDP बढ़ जाएगा, है ना, हर मतलब घर के स्टैंडर्ड अच्छे हो जाएंगे। मतलब क्या पता आप इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले लो, हमारे पास इतनी सारी रिवर्स हैं, कितना प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, हमारे गांव तक अब बिजली है 24 घंटे, दैट वी कैन प्रोवाइड। बांग्लादेश को दे रहे हैं ना, बांग्लादेश को दे रहे हैं, भूटान को दे रहे हैं, है ना, बिजली तो दे ही रहे हैं,
अब अलग बात है कि ये जो ISI है इसने जो हरकत की है बांग्लादेश में, मतलब एक टाइम था जब पाकिस्तान की आवाम मिसाल देती थी कि देखो बांग्लादेश को, उनका GDP भी क्रॉस कर गया पाकिस्तान की GDP को और इकॉनमी को, और ऐसी गंदी नज़र लगाई है ना पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश को, वो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब चंदा मांग रहे हैं सड़कों पे, क्योंकि फैक्ट्रियां तो बंद हो गई हैं, लॉस वैसे ही हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बंद हो गए और इंडिया ने सारे लैंड रूट बंद कर दिए हैं। तो आपको कुछ भी करना है, आप समुद्र से जाओ और करो। रेडिकलाइजेशन तो सर जैसे बांग्लादेश का भी सामने आया है, और ऑल्दो हमारा फोकस अभी पाकिस्तान का ही है, ISI का है, बट आई थिंक अगेन हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग यही है कि अगर कहीं ना कहीं ISI ख़त्म होती है और उसकी आर्मी जो है, लेट से पाकिस्तान की आर्मी ख़त्म होती है और पाकिस्तान इंडिया से ही सपोर्ट मांगता है कि भाई हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स आएँ तो ठीक है, हम अपनी आर्मी ख़त्म करने को तैयार हैं, आप हमें प्रोटेक्शन देना, तो आई थिंक इंडिया उस चीज़ के लिए भी रेडी रहेगा कि ठीक है, तुम जब हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो और कहीं ना कहीं देखिए पहली चीज़ तो इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इंच ऑफ फॉरेन लैंड। जहाँ तक POK का सवाल है वो हमारा है, तो हमें POK तो वापस चाहिए, लेके ही रहेंगे। अक्साई चिन हमारा है, लेके रहेंगे। सही समय पे सही तरीके से जब जो कार्रवाई की ज़रूरत है वो होगी। बट देखिए, चाइना ने पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी बना दिया है हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए। पर मैं वही चीज़ अपने भारत के पॉलिटिकल टॉप ब्रास को बोलूँगा कि आप चाइना की व्हीकल इंडस्ट्री है BYD, आप चाइना की EV को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं इंडिया में आने के लिए? आप मानेंगे नहीं, ये जो BYD कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है और इन व्हीकल्स में कैमरास लगे हैं, GPS सिस्टम्स लगे हैं, आपका एरिया का एरिया चप्पा चप्पा मॉनिटर हो सकता है थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम्स। समझ ही नहीं रहे। मतलब मैं आज बोल रहा हूं, पता नहीं और कितनी बार बोलना पड़ेगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक इन्होंने पूरे इंडिया की मैपिंग भी कर लेनी है, और खुदा ना खास्ता यदि किसी मंत्री ने खरीद ली ये गाड़ी और पार्लियामेंट रोज इन आउट जाते हैं, तो यू फॉर ऑल यू मे नो इट कुड बी गिविंग द विजुअल फीड बैक टू चाइना। GPS कोऑर्डिनेट्स तो दे ही रहा है। और सोचो अगर किसी मिलिट्री अफसर ने, किसी ने ये गाड़ी खरीद ली BYD EV वाली, तो सोचो कितना नुकसान हो सकता है इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सीक्रेसी की आप वही गाड़ी को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में लेके जा रहे हो, वहीं पे पार्क कर रहे हो पूरे दिन, तो इसकी क्या गारंटी कि वो कार के कैमरास या कोई जो इनका इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है वो चाइना में बैठे बैठे कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है। बंद कर दिया है टेस्ला वगैरह यूज़ करना अपने इन सब चीज़ों में, इसी रिस्क की वजह से कि अरे उन्होंने पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की चोरी की, फिर टेस्ला को बोला थैंक यू। ये एक हुनर है चाइनीज में। जो F-35 के डिज़ाइंस हैं वो चोरी करके ही तो इन्होंने अपने जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की है। तो देखें, अमेरिकन्स आर ऑल्सो एट फॉल्ट। कहते हैं ना चाइना आगे बढ़ गया, अमेरिकन्स बिकेम लेजी, आलस आ गया उन्हें कि भाई हम तो वर्ल्ड पावर है, हमारा सिटीजन लेबर वाला काम कम करेगा, रेस्ट करेगा और इंजॉय करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द अमेरिकन ड्रीम। और उसकी कीमत इन्होंने कैसे चुका रहे हैं? अब सारे आइटम इनके सुई से लेके हवाई जहाज तक के कंपोनेंट्स सब चाइना में इन्होंने बनाने को लिए दे दिए। चाइना के इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियस सी बात है लेबर सस्ता होगा, ठीक है।
ऊपर से कम्युनिस्ट है, तो दे हैव अ कैप ऑन सैलरी सिस्टम ऑल्सो, दे हैव अ कैप ऑन एवरीथिंग कि कितना प्रोडक्शन करनी है, कितना रोकना है, कितना होल्ड करना है, कितना निकालना है वर्ल्ड मार्केट को। तो अब 90% तो आपने सारे मार्केट ऑपरेशंस और सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स तो चाइना को पकड़ा दिए। एंड ट्रस्ट मी, दे डू नॉट नीड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ठप्पा। एक सब असेंबली का छोटा मशीन कैसे बनाना है, दे विल फिगर आउट, एंड देव ऑलरेडी फिगर्ड आउट, एंड दे ऑलरेडी मेकिंग, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग टू अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो देखिए, अमेरिका ने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखा है। द अमेरिकन्स हैव जस्ट स्टेप्ड ऑन द एक्स, they have not hit themselves with the axe on the foot. So the Americans themselves are responsible for whatever is happening with the economy today with them, because they over relied on China in manufacturing everything, despite knowing that these items could have easily been manufactured and made by, of and for the people of America. And that is why now Mr. Trump is harping on one point: make America great again. And this is how it's going to happen now. The Americans have to now again get back to skills and again get everything back under their own control before it's too late. And it is late. सर, चाइना का आपने जैसे फाइटर जेट्स की बात की जो कि पाकिस्तान यूज़ करता है, आई थिंक J-16 वगैरह, तो ये अपने जो लेटेस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब पठानकोट हुआ था तो उसमें मोस्टली एयरफोर्स का यूज़ हुआ था, उसमें हाउ डू वी स्टैंड, नॉट नंबर बाय नंबर बट टेक्नोलॉजी वाइज हमारा कैसे कंपैरिजन है उनसे? देखें, Russians have offered the Sukhoi 57, which is again one of the best aircrafts I've ever seen. Why do I say best? Because जो उसका platform for operations is similar to the Sukhoi series. Our pilots don't have to put in extra effort to learn about Sukhoi 57. वो 70 million का एक aircraft है with double engine. If one engine fails, the second one will get you back home. But in F-35, if one single engine fails, it goes. एक फ्लाइट का 28 लाख रुपया खर्चा है F-35 अमेरिकन वाले का। मतलब आप जब तक 10,000 घंटे फ्लाई करोगे, उसका खर्चा विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वन मोर F-35, और एटलीस्ट 3/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ F-35। उसके हिस्से पुर्जों का वेर एंड टेयर इतना है कि आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे हिस्से पुर्जे आफ्टर सर्टन सेट ऑफ आवर्स। सो आई थिंक बाइंग अ मिक्स ऑफ रफायल F-35 एंड Sukhoi 57 वुड डू द ट्रिक, क्योंकि देखिए F-35 की फ्लाइंग रेंज इज लिमिटेड, छोटा एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन है, एंड Sukhoi 57 इज अ larger medium range aircraft with more weapon systems and payload. वो ज़्यादा कारगर है। राफेल भी almost at, मतलब it is a shade better than Sukhoi 57, but nothing to beat Sukhoi 57 because it has stealth technology. तो राफेल अभी के लिए जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं उनको अच्छे से टक्कर दे सकता है, क्योंकि दे हैव F-16s ऑल्सो। I mean the specifications point out in that direction, but I think end of the day it what mainly matters is man behind the machine. If the man is mentally strong, he'll be physically good, G-force ज़्यादा ले सकता है, पढ़ाई में होशियार है, वो चटका देगा। और सर, अफगानिस्तान का रोल रह सकता है इसमें अगर स्कर्मिश हुई या फुल लड़ाई हुई? या देखें, अभी इंडियन डेलीगेशन मिली थी अफगानिस्तान के डेलीगेशन को, probably to make it very clear that we do not want, हम नहीं चाहते कि हमारे अफ़गान भाई अपनी ज़मीन भारत के बरखिलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए किसी को इजाज़त दें। तो मुझे लगता है कि तालिबान ने इजाज़त नहीं दी है किसी को, ख़ासकर ये जंग के जैसे बादल है ना गरज रहे हमारे ऊपर,
तो मुझे बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे अफ़गानी भाई हमारे साथ खड़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो मतलब, बल्कि मैं तो ये लेके चलता हूँ कि हमारे अफ़गानी भाइयों ने पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को संभाल के रखा है ड्यूरन लाइन के पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान मिलिट्री हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे हरकत कम कर रही है या लिमिटेड कर रही है। तो देखिए, हमें अपने अफ़गान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना होगा। फिर हमारे बलूचिस्तान के भाई हैं, उनको सपोर्ट देना होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट नहीं रुकने वाली। मतलब जब से DGISI इन्होंने बना दिया है एज NSA, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है फॉर लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट जो इंडिया हैड। And now we see the terrorist tanzeems and the Pakistan military as one single fighting unit or a military. तो सर ख़त्म करना जितना ज़रूरी हमारे लिए है उतना ही ज़रूरी बलूचिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि एक बार ये पाकिस्तान का जब प्रॉब्लम जो है, फॉल्ट लाइन है, वो ख़त्म होती है तो आई थिंक बलूचिस्तानी भी इजीली रह सकते हैं, अफ़गानिस्तानी भी आराम से रह सकते हैं, और पाकिस्तानी खुद भी अगर इंडिया का सपोर्ट करने लगे लड़ाई, अगर वो इतने परेशान हैं तो वो इंडिया का सपोर्ट भी कर सकते हैं मैं लड़ाई। मुल्ला मनीर का मास्टर स्ट्रोक बताता हूँ। मुल्ला मनीर हैज़ इनवाइटेड अमेरिकन माइनिंग फर्म्स बलूचिस्तान में, उनको न्योता दिया है अमरीकी जो ख़जान वाली कंपनियां हैं कि ये आएँ बलूचिस्तान और माइनिंग करें और रेयर अर्थ मेटल्स को ले जाएं, और उसके बीच बहुत बड़ा पैसे का ट्रांजैक्शन होगा। ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि बलूचिस्तान रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए या उसे ख़त्म कर दिया जाए। बट चाइना को अमेरिका की प्रेजेंस नहीं ठीक लग रही, और अफ़गानिस्तान अब इस बार डबल गेम में फंस गया है चाइना और अमेरिका के बीच, क्योंकि चीन को अफ़गान तालिबान ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अफ़गानिस्तान में माइनिंग के लिए, और उसी दौरान इन्होंने बागराम एयरबेस भी अमेरिका को दे दिया है ऑपरेट करने के लिए। और बागराम की जो फोर्स है वो काफ़ी हद तक अपनी प्रोटेक्शन मुहैया कराएगी माइनिंग कंपनीज़ को, जो अमेरिकन माइनिंग कंपनीज हैं उनके लिए। तो यहाँ से स्मगलिंग भी होएगी, इन द सेंस कि लूट मचाई जाएगी बलूचिस्तान के रेयर मेटल्स को यूज़ करने की और ले जाने की, और पैसा खाएगा पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिशियंस। और बलूचिस्तान के लोगों को क्या मिलेगा? सिर्फ 2 घंटे की बिजली दिन में, ज़ीरो हस्पताल फैसिलिटी, ज़ीरो स्कूलिंग फैसिलिटी, टूटी सड़कें, ज़ीरो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इन सब चीज़ों की वजह से ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई है, ना कोई वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो आप बोलें और बताएं कि आम बलूच इंसान कहाँ जाए, किधर जाए, कैसे सरवाइव करे? उसे हथियार उठाने को मजबूर किया गया है, उसने शौक से हथियार नहीं उठाए हैं। पर्सनली सर, अगर आई थिंक ये आपसे पूछूं कि अगर ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो चलेगी कितने दिन में पाकिस्तान सरेंडर कर देगा या उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? देखिए, शुरू उन्होंने की है, अंत हमें ही करना पड़ेगा, पर उसके लिए समय लगेगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ओवरनाइट वॉर, इट विल टेक टाइम। पर जब हम इकनॉमी की बात करते हैं, आपने बोला उनके पास ऑयल नहीं है, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं है, तो कितने टाइम तक वो सस्टेन कर? देयर इज़ नो, आई मीन आइडियोलॉजी देखें, अगर हथियार भी नहीं हुआ तो वो तो तलवारों के साथ लगे रहेंगे ना। पर इस बार हम तैयार हैं खुद की कुर्बानी देने के लिए। इस बार 93,000 नहीं लेंगे बंदी, इस बार मारे जाएंगे, नो प्रिजनर्स। एंड मैं पाकिस्तानी अवाम को दरख्वास्त करूँगा दोबारा कि आप अपने 1 से 2 महीने का राशन स्टॉक करें, कैश रखें घर पे, और जितना हो सके आप फौजी इंस्टॉलेशन से दूर रहें। यदि वो आपके आसपास
आना चाहते हैं बसने के लिए लड़ाई के दौरान, तो प्लीज़ आप उस जगह को छोड़ दें, अबैंडन कर दें और दूसरे सेफ जगह पहुंच जाएं। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की फ़ौज का एक ही दुश्मन है, वो है द पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई। हमें आम पाकिस्तानी नागरिक से पूरी हमदर्दी है, हम आपका दर्द समझ सकते हैं और हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आबाद रहें, खुश रहें। पर ये जो ऊपर आपके सरगना बैठे हुए हैं, ये आपके पूरे मुल्क को तबाही के ओर लेके जाएंगे और ये रोकने के लिए हमें इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी। सर वैसे तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि भाई सेंसिबल रिपोर्टिंग करिए। हाँ, अभी वो डायरेक्शंस भी आई हैं। डायरेक्शंस आई हैं, उस चीज़ का हम भी ध्यान रख रहे हैं। बट हमने देखा कि बरकत दत्त जी भी पहुंच गई हैं कश्मीर में। उनका हमने पहले भी रोल देखा है, कारगिल हो गया, 26/11 हो गया। तो इन सब चीज़ों को भी रोकने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कब आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जाएँ। ऐसे जर्नलिस्ट जब जाते हैं, वो ऐसे नहीं है कि नेशनल नैरेटिव या नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ों को देखते हुए रिपोर्टिंग करते हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए? देखें, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि इन्हें काबू कैसे करें। मतलब शी वॉज द लेडी जिससे पूरी इंफॉर्मेशन दे रही थी लाइव ऑन टेलीविजन कि 19वें फ्लोर पे मेरे सोर्स ये इतने यहूदी यहाँ, इतने ये कंट्री के यहाँ पे। कम ऑन, you should be jailed for disclosing this intelligence. मैं तो हैरान हूँ, why is she not been jailed till now? Who were her sources? Sources को भी अरेस्ट करो और जेल में डालो ना। These are pure military matters and military issues which are directly linked to atrocities and killings of civilians, and there has to be a certain set of guidelines to be followed and adhered before, during and after any such incident takes place. You have to be responsible. आपको जिम्मेदारी लेनी है. You have to be. अब देखिए, if I have access to a social media platform, if I'm facing the lens, I have to be a very responsible citizen कि मैं किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना करूं, पर मैं अपना प्रैक्टिकल जवाब भी आगे पेश करूं। डिसएग्रीमेंट्स होंगी, पर इस तरीके से नहीं कि तबाहियां मच जाएं और है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं और प्रॉब्लम्स हो जाए सबके बीचों बीच। तो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब आपको एक मैच्योर माइंडसेट के साथ रहना है। You have to be very focused. You have to be very, very inclined towards what you have to speak or do. अब ठीक है, हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट बोल दिया, है ना। हो सकता है कि वो बहुत एक एटीट्यूड देखा मैंने, पहले मैं फिनिश लाइन क्रॉस करूंगा, है ना, या पहले मैं ये खबर बस। यार नोबडी इज इंटरेस्टेड। कोई मेडल थोड़ा ना मिल रहा है किसी को, या तुम्हारा कोई एडिटर इन चीफ या कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा देगा कि तुमने ये बात बता दी तो ये लो यार एक्स्ट्रा पैसे ले लो या कुछ। यार यू आर डीलिंग विद अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी of emitting information which will form an opinion in the public eye. You cannot take things for granted and with your own whims and fancies give a statement thinking that whatever you feel or you say is correct. And her selection of the people she interviews are more radicalized, are more either anti-India or they want an independent J&K state away from India. Autonomy पे ज़्यादा जोर रहता है। यार देखो, no narrative is acceptable which talks about
separation of even an inch of Indian land. फिर तो दुश्मन ही हुए ना आप, इंडिया का भला कहाँ कर रहे हो? भाई सर एजेंडा ड्रिवन है बहुत ज़्यादा ना, कहीं कहीं एजेंडा क्या है? आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इज द एजेंडा? एजेंडा लेस है, पता ही नहीं, बस अपनी एक प्रेजेंस दिखानी है कि देखो जर्नलिज्म में आई एम देयर, आई एम प्रेजेंट, दिखाओ, डू इट, बट डू इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना यार. अब ठीक है, इट इज वेरी सैड दैट 28 पीपल वर मार्टियर्ड. उसमें से हमारे 2 या 3 मुसलमान भाई भी थे, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे जिस तरीके से, ठीक है, जो हिंदुओं को मारा गया, वॉजंट इट नॉट अ रिलीजियस वे? एंड मैं एक और चीज़ बता दूं, ये डिलिबरेटली ये पैटर्न ऑफ अटैक कराया गया है हमास के बोलने पे. जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सबको बताया गया है कि ऐसे करो तो आग लगेगी हिंदुस्तान में. तो हम सबको मैच्योर होना पड़ेगा, हमें हकीकत का ये मतलब फैक्ट फेस करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया और पूरी कायनात लगी हुई है हमारे आपस में रिश्ते खराब करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए. देखिए फर्क तो है डेफिनेटली, मैं भी खुद सरदार हूं, आई नो इट, देयर आर डिफरेंसेस, बट हर एक चीज की एक सीमा होती है, देयर इज अ लाइन टू बी ड्रॉन. उस लक्ष्मण रेखा के भीतर सारे रह के अपने अपने डिफरेंसेस को एड्रेस करेंगे विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल. तो इट इज कॉल्ड अ हेल्दी डिस्कशन ऑन डिफरेंसेस बट टॉलरेंस एज वेल. और यहां पे नैरेटिव होता है कि इंटॉलरेंस को बढ़ावा देना. अब देखो, अब जैसे 84 में भी तो हुए थे राइट्स, मैं भी सिख हूं, आई डू नॉट सपोर्ट द खालिस्तान मूवमेंट, पर मेरा सवाल ये भी उठता है कि जो 19 से 20 हजार सिख मारे गए, उनको जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाट वाज देयर फॉल्ट? तो बताओ, इंडिया में माइंडसेट ये है ना कि जब कोई नेगेटिव चीज होती है ना, तो पूरे उस मजहब को या उस रिलीजन को ना डिफेम कर देते हैं. पर बाकी मतलब जब कोई सभी रिलीजन्स में से कोई अच्छी चीज करेगा ना, तो तब कोई मतलब तरफदारी नहीं करेगा, खासकर रिलीजन बेस्ड. एंड फौज, व्हाई इज आर्मी डूइंग वेल? आर्मी डजंट बिलीव इन डिस्कसिंग 3 थिंग्स: पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड विमेन. लाइफ बहुत सॉर्टेड और सुखी रहती है, फोकस्ड रहती है, डिसिप्लिन रहती है. तो हम बात कर रहे थे ना कि यूथ में कैसे यूनिटी लाएं वगैरह, है ना? तो देखिए डिसिप्लिन की जरूरत है. हमारे टाइम लठ एक भाषा होती थी, हमें लठ पढ़ते थे, छित्तर पढ़ते थे, और डर भी रहता था, तभी लाइन पे टिके रहते थे कि भाई कर लो वरना कॉन्सिक्वेंस विल नॉट बी गुड. कर लो, पढ़ना है पढ़ लो, खेलना है खेलो, बट डोंट गेट एडिक्टेड टू वन पर्टिकुलर थिंग. बी मॉरली अपराइट, एथिकली करेक्ट. मैं तो हैरान हूं कि मतलब आई थिंक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इज अ मॉरल ड्यूटी. आप रेडिकलाइज्ड छोटे बच्चों का व्यू आगे रख के आप ठीक है एक्सपोज तो कर रहे हैं, बट उसका सल्यूशन भी तो बताएं कि जो छोटे छोटे कस्बों में जो ब्रेन वॉशिंग चल रही है, और जिस तरीके से 1-2 मैंने वीडियोस देखी जहाँ पे मतलब द रॉन्ग वाज बीइंग डन, कि अगर है ना पाकिस्तान के फ्लैग भी लगा दिए तो वो हटा रहे हैं. सो दैट मीन्स कि उस स्टेट की एजुकेशन सिस्टम या माइंडसेट में प्रॉब्लम है. बिकॉज देखिए इट इज़ वेरी क्लियर, ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस. कोई दो राय वाली बात नहीं है. साथ में है तो साथ में रहो, अगर नहीं है तो बता दो, सो दैट द लॉ एंड द स्टेट टेक्स इट्स ओन कॉल कि करना क्या है.
मतलब पागलपंती की हद होती है ना। तो देव लॉस्ट ऑल सैनिटी, मतलब संतुलन खो बैठे हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा है। दे आर, उनका जो मेंटल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो कंफ्यूज हो चुका है कि एजेंडा क्या है, दिखाना क्या है, बताना क्या है। सर कुछ मैसेज आप फाइनली इंडिया के लोगों को देना चाहेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है, वॉर की सिचुएशन आई या कुछ हुआ? मैं इतना ही एक और अपील जो हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक से करूँगा कि जब युद्ध लगेगा आपका सपोर्ट हमें तब मिलेगा जब आप एक अच्छे सिटीज़न की तरह रहें, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें। जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी जिस चीज़ की, हर एक स्टेट में बताया जाएगा। आप जल्द से जल्द वो रिक्वायरमेंट को पूरे करने की कोशिश करें। जिसे पैसे डोनेट करने हैं वो पीएम फंड में पैसे डोनेट करें ताकि हम अच्छे एमुनिशन और हथियार मुहैया कराएं। और देखें, ये हमारा एक निजी फ़र्ज़ बनता है। हर एक फ़ौजी जो जानते हुए भी कि वो शहीद होने जा रहा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि उनके परिवारों को महफूज रखना और उनकी सेवा करना ज़िंदगी भर हमारी ड्यूटी बनती है। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि मुश्किल वक्त में हम सबको एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे में विश्वास बनाए रखें, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी रिलीजन के हों। जब दुश्मन का हवाई जहाज़ हमारे ऊपर से उड़ते हुए जाएगा, उसका जब बम गिराएगा वो ये नहीं पूछेगा हम कौन हैं, उसे इतना पता है कि ये भारतवासी हैं और इनको ख़त्म करना है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने सारे इंडियन सिटीजन्स को कि यही मौका है इकट्ठा होने का और दुनिया को दिखाने का कि वी आर द अपकमिंग वर्ल्ड पावर इन द वर्ल्ड एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी with a mission, and that is spreading of peace and security in the world. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों में आपका पर्सपेक्टिव लिया एंड आई एम श्योर कि हमें हमारी ऑडियंस भी सुन रही है जो इंडियन है और पाकिस्तानी लोग भी सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो एक वार्निंग है या जो आपकी सलाह है उस चीज़ को माने। वार्निंग तो नहीं, देखें मैं तो सलाह कह सकता हूँ कि देखें आवाम के लिए सलाह होती है एन एडवाइस। बिकॉज देखिए मैं खुद एक रिटायर्ड फौजी हूँ। वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैंने मेरे साथ के अफसर और जवानों को शहीद होते देखा है। इनकाउंटरों में मैंने टेररिस्टों को भी मेरी टोली ने, घातक ने और पलटन ने मार गिराया है। अफ्रीका में भी हमने ऑपरेशंस किए हैं रिबेल्स के खिलाफ। तो देखें, पब्लिक इज़ नेवर द एनिमी, बट लोग इसको मतलब इसे ऐसे मोल्ड करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो अवाम की सेलेक्ट की हुई है ना। सो द पॉलिटिकल लीडर्स रिप्रेजेंट द पीपल। नो, पाकिस्तान में ये मसला ये नहीं होता है। पाकिस्तान में जहाँ पे फ़ौज ने उंगली रख दी, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, कि भाई तोता उड़, तो अवाम एक तोता है वो उड़ेगी, ठीक है, वो बंदर उड़ तो ना चाके भी वो उन सबको उड़ाएंगे। सब कुछ पाकिस्तान के लोगों के बरखिलाफ है। पाकिस्तान में जितने भी अवाम हैं एडल्ट्स, वो एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, एक वक्त की, ताकि उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी खा लें। तो हमें हालात पता है, तो पहले ही मजबूर है, तो हम उसके खिलाफ और क्या करें। इट इज अगेन पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड ISI, दे नीड टू गो। Denuclearization needs to take place. They have blood of Americans, Canadians, UK soldiers on their hands. इसका हिसाब कौन देगा? Somebody has to be accountable and responsible. So if they claim that they are doing the dirty work of US and UK by supporting the terrorist regimes, so now we will do the noble and holy work
for US, UK, the whole West and the world to remove these terrorists in the form of Pakistan military establishment and ISI from the face of the earth. And we are ready to sacrifice ourselves despite knowing the consequences. बहुत हो गया, अब हिसाब होगा. जय हिंद.